नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में कल जो कुछ हुआ उस वह पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वह लोकतंत्र के ठेकेदार, वह पांचवी फेल उप मुख्यमंत्री, जिनको लोक और तंत्र का भेद नहीं पता है ढंग से, उसने अपने पुलिस प्रशासन का उपयोग कितने अच्छे तरीके से किया अपने राजनीतिक विरोधियों को आवाज को दबाने के लिए। दरअसल बहुत से लोग यह कहते हैं, उनकी यह शिकायत रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता है। इस बात से लेकिन मैं आज तक इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन पटना में कल जो कुछ भी हुआ उस घटना को देखने के बाद अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि भाजपा शासित राज्य सरकारों को वाकई सरकार चलाने नहीं आता। जी हाँ, अगर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अगर सरकार चलाना सीखना है, लोकतंत्र बचाना सीखना है, लोकतंत्र का असली मायने को समझना है, लोकतंत्र के सही परिभाषा को समझना है, तो भाजपा शासित राज्य सरकारों को और उनके नेताओं को दो राज्यों से जरूर सीखना चाहिए। भारत में वर्तमान में पूरे देश में सिर्फ दो राज्य ऐसा है जहां पे लोकतंत्र पूरे तरीके से काम कर रही है। जी हाँ, ये दो राज्य है पश्चिम बंगाल और बिहार। जी हाँ, और इन दोनों राज्यों में लोकतंत्र अपने मूल रूप में काम कर रही है। दरअसल लोकतंत्र का जो परिभाषा है, आज तक वो परिभाषा ही हम लोगों को गलत समझाया गया। लोकतंत्र का परिभाषा यह है कि जो बहुमत का फैसला होता है उसे सबको मानना पड़ता है, उसका खिलाफत कोई नहीं कर सकता। यही लोकतंत्र का असली अर्थ है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बहुमत का फैसला है कि पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक समाज, मैं किसी जाति धर्म का बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल के पूरे समाज का बात कर रहा हूं, जिसमें बहुसंख्यक, यहाँ बहुसंख्यक का मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग उस टीएमसी को पसंद करती है, उस टीएमसी को वोट देती है, जो टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक इतिहास में कभी भी एक भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करवा पाया। जिस पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का एक लंबा इतिहास है, उसी तरीके का पुराना इतिहास उससे सटे हुए राज्य बिहार का भी है। बिहार में भी राजनीतिक हत्याओं का एक पुराना इतिहास रहा है। 2005 से पहले बिहार में राजनीतिक हत्या आम बात थी। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में राजनीतिक हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब आम बात था। बिहार अपने उसी मूल स्वरूप में अब फिर से लौटने लगा है। और लौटने कब लगा है? जब फिर से बिहार में लालू प्रसाद यादव का सरकार है। लालू प्रसाद यादव उस सरकार में शामिल है और अभी तो जेल से बाहर आकर पूरे बिहार सरकार को लालू प्रसाद यादव कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बिहार अगर अपने पुराने दौर में न लौटती है तो फिर और क्या करेगी? दरअसल बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व प्रस्तावित विरोध मार्च था 13 जुलाई की। और वह विरोध मार्च किस लिए था? वह विरोध मार्च भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे बिहार के पांचवें फेल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के विरोध में था। वह मार्च बिहार के शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ था। वह विरोध मार्च बिहार के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ था। लेकिन जिस तरीके से उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार ने अपने पुलिस प्रशासन का भरपूर उपयोग किया, अच्छे तरीके से उपयोग किया, उसको देखते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो केंद्र का सरकार हो या राज्यों की सरकार, उनको सरकार चलाने नहीं आता है। अगर उनको सरकार और प्रशासन चलाना है तो उनको बिहार के लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी से सीखना चाहिए कि कैसे प्रशासन को अपने
पक्ष में, अपने हित में उपयोग किया जाता है और कैसे विरोधियों के आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। दरअसल कल जो कुछ भी घटना घटा बिहार की राजधानी पटना में, वह शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा प्रथम बार हुआ है कि किसी बड़े राजनीतिक दल के विरोध प्रदर्शन पे पुलिस की इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई हो, जिसमें उस राजनीतिक दल का एक नेता का निर्मम हत्या हो गया हो। ऐसे हर एक सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी का राज्य सरकार हो, भाजपा शासित राज्य सरकार हो या दूसरे पार्टियों का, वह विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन का सहयोग लेती है, पुलिस का सहयोग लेती है, क्योंकि पुलिस के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेवारी होता है। हर एक राज्य सरकार अपने राज्यों में विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस के द्वारा बल प्रयोग की अनुमति भी देता है, पुलिस का बल प्रयोग करवाता है, अलग अलग तरीकों को अपनाता है। लेकिन जिस तरीका को वर्तमान की लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार ने अपनाया है 13 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के ऊपर, वह अपने आप में एक नायाब तरीका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए क्षेत्रीय गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्य सरकारों ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, और वह फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दो। आप कल्पना कीजिए कि जिस तरीके से कल के विरोध प्रदर्शन में जहानाबाद क्षेत्र से जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह का निर्मम हत्या हो गया, क्या दोबारा उसके घर से या जिस क्षेत्र के वो व्यक्ति, जिस क्षेत्र के वो रहने वाले थे, उस क्षेत्र का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबको पहले अपना जान प्यारा होता है। बड़े पार्टियों के विरोध प्रदर्शन में बहुत से आम लोग भी इस भरोसे चले जाता है कि ये बड़े पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, इस पर किसी भी तरीके का कोई निर्मम कार्रवाई राज्य सरकार या पुलिस नहीं करेगी। लेकिन जिस निर्ममता के साथ बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज किया है बिहार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पे, वह किसी भी तरीके से जायज नहीं है, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु चाहे किसी भी तरीके से हो वह गलत है। किसी भी मौत को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के मौत को जायज ठहराने के लिए अब कुछ यूट्यूबर्स दलाल, कुछ पत्रकार, कुछ टीवी चैनलों में बैठने वाले सड़क छाप पत्तलकार अपने एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया है। और वह कैसे? वह इस तरीके से कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की हत्या को जायज ठहराने के लिए एक नया तरीके का कहानी गढ़ा जा रहा है। बिहार सरकार, बिहार पुलिस और इन खैराती यूट्यूबर दलालों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में बोरे भर भर के मिर्ची पाउडर लेके आए थे और उन्होंने बिहार पुलिस के आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। मैं उन तमाम दलालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बिहार पुलिस के आंखों में मिर्ची फेंक दिया, तो क्या लाल मिर्च जब किसी के आंखों में पड़ जाए तो क्या वह व्यक्ति कितने देर तक किसी जगह पे टिक सकता है, रह सकता है? क्या वह पुलिसकर्मी जिनके आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका गया, वह अपने आंखों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए? और हुए थे कितने पुलिसकर्मी हुए? या किसी पुलिसकर्मी के आंख में अगर ऑन ड्यूटी कोई आंख में मिर्ची झोंक दे तो क्या वो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे रह सकता है? यह सोचने वाली विषय है। और जब उस तरीके के भीड़ में अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति पे मिर्ची पाउडर छिड़केंगे तो क्या आपके आंखों में नहीं लगेगा? दरअसल अब इस तरह का कुतर्क कुछ मीडिया चैनल में बैठे हुए खैराती दलाल, राजनीतिक दलाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता के हत्या को जायज ठहराना है, और यह बहुत ही शर्मनाक है। आज कल के इस घटना से पूरे बिहार में जितने भी जातिवादी नशेरी है, इस जातिवादी
और 5वीं फेल 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री के जो समर्थक है उन सबके अंदर एक खुशी का लहर है, चाहे उनका नेता हो या कार्यकर्ता हो। लेकिन यही लोग हैं अब इस 9वीं फेल मुख्यमंत्री को इस देश की जांच एजेंसी जिस दिन टांग के ले जाएगी और उल्टा लटका कर लठ बजाएगी, फिर ये सारे लोग रोड पे चिखम चिल्ली मचाएंगे और कहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन कल की पुलिसिया कार्रवाई से इनको लोकतंत्र पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं दिखा। ये सबके सब जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता एक कार्यकर्ता के हत्या का ये सभी लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसा कोई भी देश का मोदी विरोधी नेता नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़े गंभीर नेता हो या सड़क छाप कार्यकर्ता हो, वो सबके सब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के मौत पे जश्न मना रहा है। वो सब कह रहा है कि बिहार पुलिस ने अच्छा किया। तो फिर अगर बिहार पुलिस ने एक नेता को मार दिया, उसके ऊपर इतनी जश्न है, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर गोलीबारी कर देता बिहार पुलिस और 100-200 लोग को मार देता तो और भारी जश्न होता। यह मानसिकता दिखाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों में काम करना कितना कठिन है। इतनी बड़े चुनौती को टक्कर देना है उनको, किन किन परेशानियों को झेल कर उनके अपने पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपने पार्टी के हित में काम करते करते उनको अपनी जान गंवानी पड़े। और जिस तरीके का आज विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पे उतर के किया, यह दिखाता है कि अब देश में, खास करके बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता और कार्यकर्ता जो अब तक नरेंद्र मोदी के नाम पे मलाई खा रहे थे, अपने घरों में बैठ के ट्विटर पे और फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनके अंदर शायद जो भारतीय जनता पार्टी के नया नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, सम्राट चौधरी के आने से एक नया उत्साह और विश्वास जगा है और उनके अंदर भी एक भरोसा पैदा हुआ है कि हम भी सड़क पे लड़ सकते हैं। बेशक आज भारतीय जनता पार्टी के नेता का हत्या हो गया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस हत्या में ना उलझकर इस भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार के खिलाफ आगे भी रोड पे अगर इस तरीके का लड़ाई लड़ता है तो यह भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर कोई प्रोटेस्ट किया गया तो उसमें और भी उनके कार्यकर्ता मारे जा सकते हैं, बिहार पुलिस और भी कार्यकर्ताओं को मार सकती है, या हो सकता है कि जो वर्ग आज जश्न मना रहे हैं उन वर्गों के समर्थक ही उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को मार सकता है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को और हौसला मिलेगा और वह अब इस भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कहीं और मजबूती के साथ सड़क पे उतरेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से भी दो शब्द कहना चाहता हूं जो आज खुशी से झूम रहे हैं। दरअसल तुम्हारा ये खुशी कुछ चंद घंटों का है या कुछ चंद दिनों का है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीके का प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी का नेता और सरकार देगी, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता तुम्हारे पिछवाड़ों में नहीं है। बड़े बड़े मोटे कपड़े लेकर अभी से व्यवस्था कर लो, क्योंकि जब तुम्हारे आकाओं के ऊपर लठ बजना शुरू हो जाएगा तो फिर तुम्हें पिछवाड़े में पोंछने की भी फुर्सत नहीं होगी। उस समय शायद कपड़े कम पड़ जाएंगे। और अगर इसी तरीके का राजनीति का खूनी खेल बिहार में चलता रहा तो फिर यह बिहार और इस देश के लिए बहुत ही घातक है। दरअसल पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह राजनीतिक खूनी खेल का ट्रेंड अब बिहार होते होते तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में फैल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो इनका कार्यकर्ता है, उनके पास यह राजनीतिक खूनी खेल खेलने का और इनसे लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ही हत्या होता है, वही मारे जाते हैं।
चाहे केरल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, इन सभी जगहों पे, तमिलनाडु देख लीजिए, इन सभी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं दोषी भारतीय जनता पार्टी के उन नेता और उन समर्थकों का है जो नेता कमरे में बैठ के अपने राजनीतिक जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम का मलाई खाना चाहते हैं। और उन समर्थकों का भी है जो 5 सालों में या कुछ ही दिनों में ये ऐसा उम्मीद जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश के सिस्टम को एक झटके में बदल देगी। कोई भी सिस्टम एक झटके में, कोई भी सरकार या सत्ता नहीं बदल सकता है। सिस्टम बदलने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और सपोर्टर इतने स्वार्थी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने वोट दिया है तो तुरंत हमारे हिसाब से सारी व्यवस्था को बदल दिया जाए, नहीं तो फिर अगले बार हम आपको वोट नहीं देंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाता है, इस देश में यह भ्रष्टाचारी और हत्यारे राजनीतिक नेताओं का गठबंधन वाला सरकार बनता है, तो फिर क्या इस देश में पश्चिम बंगाल और बिहार वाला लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा? जिस तरीके से अपने विरोधियों का निर्मम हत्या करवाया जा रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, क्या इनकी सरकार जब आ जाएगी तो कोई इनके खिलाफ बोलने की हिमाकत कर पाएगा? या जो अभी इनके खिलाफ बोल रहा है क्या उनकी जान सुरक्षित रह पाएगी? बिहार बीजेपी को यह झटका इसलिए भी लगा है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप प्रकरण पे बिहार बीजेपी और उनके नेता चुप्पी साध लिए, उस प्रकरण के बाद बिहार सरकार और खास करके लालू परिवार का मनोबल और बढ़ गया। उनको यह विश्वास हो गया कि हम अपने विरोधियों को किसी भी तरीके से दबा लेंगे, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल सड़क पे नहीं उतर सकता है, मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई अभियान नहीं चला सकता है। अगर मनीष कश्यप प्रकरण के बाद ही अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, बिहार बीजेपी के नेता अगर सड़क पे उतरे होते तो आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता को अपना जान नहीं गंवाना पड़ता, उनकी निर्मम हत्याएं नहीं होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता का हत्या हुआ है तो अब भारतीय बिहार बीजेपी के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वह उनके हत्या का बदला इस भ्रष्टाचारी और हत्यारे सरकार से जरूर ले। इसके लिए वह कमर कस के सड़क की लड़ाई करे, ना कि कमरे में बैठ के नरेंद्र मोदी के नाम का मलाई खाने वाला राजनीति करे। इसी तरीके से अपने जान का परवाह किए बगैर सड़क पे उतरे और दिखाएं, इस बिहार के लोगों को जगाएं, उनको समझने और समझाने का को प्रयास करें कि किस तरह से जो राजनीतिक दल और समाजवाद के आड़ में छुपे हुए राजनीतिक दलाल जो देश में लोकतंत्र बचाओ नाम का अभियान चलाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का नाम का अभियान चलाते हैं, वह अंदर से कितने क्रूर और निर्दयी व्यक्ति हैं। वो किस तरीके से अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए उनकी हत्या तक करवा सकती है। वाकई बिहार में जो कल घटना घटी वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका प्रशंसा जितने भी लोग कर रहे हैं वो शायद इस बात को भी भूल रहे हैं कि सत्ता हमेशा किसी एक पार्टी या किसी एक नेता के पास नहीं होता है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन किसी नेता का हत्या करवा देना यह कहां तक जायज है, कितना जायज है। और उस हत्या को जायज ठहराने के लिए तरह तरह का नैरेटिव बनाना, नैरेटिव गढ़ना, यह उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर इन झूमने वाले गिरोह के सदस्यों का क्या हाल होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ बिहार में, वह बिहार और इस देश के हित में तो कतई नहीं हो सकता।
गैर भाजपा शासित राज्यों के सरकार अगर ये सोच रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के मॉडल से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देगा, तो शायद इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।